हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हुए डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत को समझेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को जानेंगे। सन 1803 में 1803 जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर परमाणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया और अपने इस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर हैं, पहला पॉइंट था उनका कि द्रव्य जो है, मैटर जो है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। मीन्स मैटर्स आर कंपोज्ड by indivisible particles known as atoms। परमाणु अविभाज्य कणों का बना हुआ है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। अविभाज्य मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर का परमाणु जो है उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। द्रव्य हिंदी में कहें तो द्रव्य अविभाज्य सूक्ष्म कणों का बना है, सूक्ष्म कणों का बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने ये बात कही और इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं उनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने अविभाज्य कहा, इनडिविजिबल कहा। दूसरी बात इन्होंने कही कि एटम्स पार्टिसिपेट in all chemical reactions। परमाणु जो होते हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक तो ये अविभाजित होते हैं, इनको और छोटे पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तो ये आपस में जुड़कर एक यौगिक परमाणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु बनाते हैं मतलब एटम्स कंबाइन टू मेक कंपाउंड एटम्स। कंपाउंड एटम्स परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणुओं का निर्माण करते हैं। उन्होंने मॉलिक्यूल्स वर्ड का यूज नहीं किया, यानी कि अणु शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कंबाइन के बाद बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए कंपाउंड एटम्स का यूज किया। कंपाउंड एटम का यूज किया यानी यौगिक परमाणु का यूज किया। और उन्होंने बताया, आगे उन्होंने कहा, चाहे तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, तो इनको नोट कर लें, तब आगे के कुछ पॉइंट्स को और बताता हूँ मैं आप लोगों को।
और डाल्टन ने क्या कहा? कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, मीन्स all the atoms of an element are identical, सभी आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका गुण सभी एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता। सभी एक जैसे भार वाले होते हैं, एक जैसे रेडियस वाले होते हैं, सब आइडेंटिकल होते हैं। अगर एक तत्व के सभी परमाणुओं को देखें तो उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है। यानी एक तत्व के परमाणु का परमाणु भार जो है वो निश्चित होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। और ये जो भार है ये मूल लक्षण है। परमाणु भार परमाणु का मूल लक्षण है। अगर इंग्लिश में इसको कहें तो एन एलिमेंट passes a definite mass number and mass number is fundamental property of element, is the fundamental property of an element। एक एलिमेंट की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके निश्चित परमाणु भार के कारण ही हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? इसके अलावा इन्होंने कहा इन पॉइंट्स को अगर आप नोट करना चाहें, नोट्स बना रहे हो, अगर जो है क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद अगर नोट्स बना रहे हों तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते रहेंगे, टाइम ना लेते हुए, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी दिन 15 मिनट 20 मिनट से बड़ा वीडियो बने, मैक्सिमम आधे घंटे का, क्योंकि समय अभाव भी रहता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। और डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका परमाणु द्रव्यमान, जो कि उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से जो एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो होती है। तो परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ आकार जो है अलग अलग होता है। मतलब
एक तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार एक जैसा होता है, उनका आकार एक जैसा होता है, और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार और भार भिन्न भिन्न होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। मैं कहने का मतलब ये था, मीन्स एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स are differ to each other in all respective properties। जैसे एटॉमिक मास, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एटॉमिक मास, स्ट्रक्चर सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग परमाणुओं के, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के। तो ये डाल्टन की कुछ हाइपोथेसिस थी, उनके प्रैक्टिकल के बेस पे थी। उन्होंने जो प्रैक्टिकल्स किए उनके बेस पे जो उनको कंक्लूजन निकला, उन कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ बातें बताई, जिनको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और इन बातों को बाद में जो है कुछ बातों को नकारा जाने लगा। आज हम ये जानते हैं कि साधारण तरीकों से तो नहीं, सिंपल फिजिकल जो है मेथड्स को अपना के तो नहीं, लेकिन असाधारण कुछ तरीकों को अगर अपनाया जाए तो एटम्स को उसके मूल कणों में तोड़ा जा सकता है। यानी एटम्स में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके ये बना होता है। इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, और या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? जनरली जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनमें एटम को तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात बताई थी डाल्टन ने, कि सभी परमाणु एक तत्व के जो है परमाणु जो होता है द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है, अविभाज्य कण होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। इसका खंडन हो गया। दूसरा, जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स को खोजा गया, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को जब खोजा गया तो ये पाया गया कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं का मास अलग अलग हो सकता है, इवन उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, तभी तो उसका मास डिफरेंट होगा। क्योंकि एक एटम में टोटल मास जो होता है वो न्यूक्लियंस की वजह से होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था न्यूक्लियर चेंज में कि न्यूक्लियंस किसे कहते हैं? किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एटम्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट 2 पार्टिकल होते हैं, 2 बेसिक पार्टिकल होते हैं, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली न्यूक्लियंस कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो एक आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप्स जो होते हैं किसी एक एलिमेंट में, उनके प्रोटॉन्स के नंबर में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, मतलब जितना प्रोटॉन का नंबर एक एटम में है उतना ही उसके आइसोटोप में भी होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस होता है। जैसे सबसे सिंपल अगर हम एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहले को कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम जिनको जनरली हम हाइड्रोजन जानते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों 1 होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है लेकिन मास 2 होता है। और तीसरा होता है ट्राइटियम, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, मास 3 होता है। अब मास नंबर में डिफरेंस किस लिए आता है? इसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, मतलब बिना न्यूट्रॉन के ये एटम होता है, एक प्रोटॉन ही इसमें होता है। इसीलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसमें सिर्फ इस न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एक प्रोटॉन ही होता है। इसका न्यूक्लियस टोटल एक प्रोटॉन का बना हुआ है। और ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन
होता है और एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, तो इसका मास जो है पहले वाले के दोगुना हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि लगभग जो बेसिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका मास आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, और इसको एक यूनिट कहते हैं, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। आगे हम इसको बताएंगे आप लोगों को चैप्टर्स में। और तीसरा जो है वो ट्राइटियम है। ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो एक जैसे होते हैं, प्रोटॉन के एक जैसे होने की वजह से ये एक जैसा जो है कैरेक्टर शो करते हैं, एक जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन इनके मासेज में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात की इनकी पहली बात ये गलत हो गई डाल्टन की कि परमाणु इंडिविजुअल है, उसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता, और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो एटॉमिक मास है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अगर उनकी ये बात सही होती तो इनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होता है, यानी कि प्रोटियम का अलग होता है, ड्यूटेरियम का अलग होता है और ट्राइटियम का अलग होता है, क्योंकि इनके मासेज में डिफरेंस है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सभी एक जैसे जो है कैरेक्टर को शो करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो मास नहीं है, और एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं का मास अलग अलग हो सकता है। आइसोटोप्स के खोजे जाने के बाद ये कंक्लूजन निकला। फिर आइसोबार्स खोजे गए, उसमें देखा गया कि अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एटम्स, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास एक जैसा है। तो मास अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो मास में वो आइडेंटिकल हो गए, मतलब उनको एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए था, लेकिन एक जैसी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते। और इस तरह से डाल्टन की जो हाइपोथेसिस थी उसमें से मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे वो आज के डेट में गलत साबित किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कोई हाइपोथेसिस एटम्स से रिलेटेड उन्होंने दिया था, महर्षि कणादि के बाद से उन्हीं का नाम आता है कि एटम्स के बारे में उन्होंने कुछ बताया डाल्टन ने। तो इसलिए इनके परमाणु सिद्धांत को, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को जानना जरूरी होता है कि बेस में एक एटम के लिए क्या कहा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मतलब हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को डिस्कस किया, उसकी कमियों को समझा, और आगे के वीडियोस में और हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।